तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट विद विभोर अरोड़ा। हाय विभोर। हेलो सर। कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या चल रहा है आजकल? बस सर अभी काम कर रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ें शुरू की हैं तो उसी के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे तो हम दोनों ही लुधियाना से बात कर रहे हैं अभी, पंजाब लुधियाना से। और हम दोनों ही डिजिटली एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। मैं एक एजेंसी ओन करता हूँ और ये एक सेल्फ बिजनेस इनका है खुद का, बट हम एक दूसरे को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके। हाँ जी। ये विभोर जो है वो पर्टिकुलर जो लैंडिंग पेज क्रिएशन, फनल क्रिएशंस, ठीक है, ये सब हैंडल करते हैं। और डिजिटली इनको बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है। इनका जो एक्सपीरियंस है आइए इनसे ही जानते हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी विभोर। तो एक्सपीरियंस का ऐसा है कि मैंने 2018 में शुरू किया था अपना डिजिटल मार्केटिंग का। जी तो उससे पहले जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो MBA है जी। और मैंने एक्सपोर्ट में काम किया था 2 साल। बट Export means? एक्सपोर्ट कंपनी में काम किया था। ओके ओके। बट उसमें मेरे को कुछ जम नहीं रहा था क्योंकि मुझे कुछ IT में ही करना था। IT तो में। मैंने कुछ एक्सप्लोर किया, फिर मैंने वेबसाइट्स का भी काम सीखा। तो पिछला एक्सपीरियंस आपका आईटी का था या नहीं था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे एक्चुअली करनी थी, BBA करनी थी। Okay. बट मुझे BBA का कुछ आइडिया नहीं था कि BBA भी कुछ होता है, इन बैचलर्स में भी कुछ होता है। तो क्योंकि उस वक्त अकाउंट चलता था, मैंने वो करवा लिया उन्होंने मेरे से, मतलब अकाउंट्स में करवा दिया सारा। BCom करवा दी, देन उसके बाद MBA कर ली मैंने। क्योंकि मैंने कहा मैं एक्चुअली अकाउंट्स की जॉब वगैरह अवॉइड करना चाहता था। बट बीकॉम और एमबीए का कनेक्शन थोड़ा सा बनता नहीं है। कनेक्शन ऐसे नहीं बनता क्योंकि BCom करने के बाद मुझे था कि अगर मैं BCom करने के बाद कुछ नहीं करूँगा तो मुझे अकाउंट्स की जॉब करनी पड़ेगी, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था। Okay, okay. मैं चाहता था कि मुझे इंटरनेशनल बिजनेस में या MBA में कुछ करना था। फिर मैंने MBA प्राइवेट में की 2 साल। तो बीबी भी की और एमबीए भी की और बीकॉम भी की। BCom और MBA की। बीकॉम और एमबीए की। हाँ। बीकॉम के बाद सीधा एमबीए। BCom के बाद MBA कर ली। मार्केटिंग मार्केटिंग में इंटरनेशनल बिजनेस में की थी मैंने। बिजनेस में की। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने 2 साल जॉब की एक्सपोर्ट कंपनी में। बट वहीं पर मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये ज़्यादा देर मेरा फ्यूचर चलेगा नहीं, जी। क्योंकि मेरा इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लग रहा। बट जो मैंने किया काफ़ी सीखा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से एग्जिट लेके फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर 2 महीने पहले मैंने सीखा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कोडिंग वगैरह। फिर वो भी मुझे समझ में आ गया कि वो भी मेरे मतलब बस की बात नहीं है। देन फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग में हाथ डालने शुरू किए, तो वो भी लोकली मैंने किसी से सीखा 3-4 महीने लगा के। तो उन्होंने मेरे को बेसिक से सारा सिखाया है कि SEO क्या होती है, सारी चीज़ें क्या होती है। बट तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कोई टेक्निकल है या मतलब आप अकेले ही गीक हो अपने फैमिली में? नहीं, अभी टेक्निकल बैकग्राउंड से तो कोई नहीं है। पापा अभी जॉब करते हैं, मदर हैं वो घर का ही सारा देखते हैं, हाउसवाइफ ही हैं। तो ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड से कोई नहीं था अभी। सिर्फ आप ही निकले? मैं ही अभी बस इस चीज़ में आया क्योंकि मेरे को शुरू से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट था कि मैं कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करता रहता था। बट फिर कुछ समझ में ना कंप्यूटर में क्या करना है। मैंने हार्डवेयर वगैरह सारा कुछ किया हुआ था सेल्फ में ही। तो फिर जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में करना शुरू किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अब ये ऐसी गेम है जिसमें मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो फिर बस वहाँ पे मैंने वहाँ पे जो ट्रेनिंग ली, अराउंड 4-5 महीने की ट्रेनिंग ली। देन उसके बाद सेल्फ स्टडी होती है सारी, तो यहाँ वहाँ से यूट्यूब में वीडियोस देख के मैंने सारा ट्रेनिंग वगैरह लिया। तो यूट्यूब को आपको यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प किया? यूट्यूब ने, मैं कहूँगा एक्चुअली जो यूट्यूब है वो मेरे लिए यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वहीं से मैंने सारा कुछ सीखा A to Z। वहाँ पे 2-2 ढाई घंटे के कोर्स होते थे। तो वहाँ पर बैठ के मैं टेक्निकल सारी चीज़ें सीखता था, जिनको फिर जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपको पता होगा डिजिटल दीपक है, ठीक है, संजय शनाय है, तो उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो वहाँ से उनकी इंटर्नशिप्स लेनी शुरू की। देन उसके बाद फिर क्योंकि जॉब में आने के लिए पहले कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। देन फिर मैंने 2 महीने ऐसे ही रैंडम प्रोजेक्ट्स किए फ्रीलांसिंग के। तो उसके बाद फिर जब मैं जॉब में आया तो आपको पता पहली जॉब मैंने आपकी कंपनी में की थी जहाँ पर आप थे। मुझे अच्छे से याद है। हाँ, तो वहाँ पर मेरी पहली जॉब थी। सा लड़का बहुत मतलब अपने माइंडसेट से प्रिपेयर होके आया था, जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया इनकी पर्सनैलिटी ने। जब मैंने मतलब मैं टीम लीड करता था और ये वहाँ पर ट्रेनी आए थे स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली सबसे ज़्यादा इन्होंने लर्निंग वहाँ पे इम्प्लीमेंट की कि लर्निंग ज़रूरी है। लाइफ में अगर लर्निंग नहीं होगी तो आप पीछे रह जाओगे। तो वो जो मेरी टीम में इंट्रोड्यूस किया, एक हेमंत नारंग थे और एक विभोर अरोड़ा। तो हेमंत नारंग तो भी कनाडा बैठे हैं। सो इन फ्यूचर उनसे भी पॉडकास्ट अगर पॉसिबल हुआ तो हम ज़रूर कंडक्ट करेंगे।
बट जो सेकंड या फर्स्ट पर्सन जिसको मान के चले विभोर अरोड़ा, वो उन्होंने जो स्टार्ट किया लर्निंग फेज को, तो मुझे भी लगा कि हाँ लर्निंग ज़रूरी है, और मैंने भी रीड आउट करना स्टार्ट किया, अपनी नॉलेज को गेन करना स्टार्ट किया, तो वो यहीं से आया है मेरे तरफ। एग्जैक्टली एक्चुअली वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, नई नई टीम के साथ बॉन्डिंग हुई, जैसे आपके साथ हुआ, फिर विशव जी से मिला, ठीक है, ग्राफिक्स में आए तो एसईओ की टीम से मिला, ग्राफिक्स की टीम, राइटर्स की टीम, तो वो एक अच्छा इन्वायरमेंट भी था, एक अच्छा बॉन्ड भी था। तो बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पेंडेमिक का वो आ गया, टाइम आ गया, देन उससे पहले हम लोग लीव हो गए ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, हम सब ही वहाँ से हम निकल गए। बट एक वो अच्छा टाइम था कि वहाँ से एक सबकी एक बॉन्डिंग बन गई। तो आज हम 5 साल हो गए उस चीज़ को, 5 साल हो गए हमें, तो हम 5 साल से अभी हम साथ में ही हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा लगा मेरे को। देन उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट किया है दूसरी कंपनी में, देन वहाँ पर फिर मैंने एक्चुअल ग्रोथ फिर मेरी वहाँ से हुई, क्योंकि वो एक एजेंसी थी जो क्लाइंट्स का सारा अकाउंट्स देखती थी, तो वहाँ से फिर मुझे जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो गए, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करने का, आपने वहाँ से पेड मार्केटिंग सीखा, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी सीखा, टीम हैंडलिंग वहाँ से सीखी मैंने, टीम के साथ, हाँ टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, क्लाइंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वहाँ पर फिर एक अलग पर्सनैलिटी बननी शुरू हुई। आपको क्या लगता है कि जो क्लाइंट जो होते हैं, जैसे एक क्लाइंट होता है लोकली, एक होते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे आपने अभी कहा कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना सीखा मैंने, तो इंटरनेशनल क्लाइंट भी होंगे कुछ आपके, कुछ लोकल क्लाइंट भी होंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन दोनों में डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो देखो एक काम है, सपोज जैसे एसईओ का काम है, एसईओ के काम में कि हमें सपोज रैंक लेकर आना, उनकी वेबसाइट को रैंक करना, या हमें उनके लिए बिजनेस लेके आना, तो उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो सर्विस चार्ज होता है या बैकएंड में सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर हम लोकल क्लाइंट्स को कहेंगे, अगर क्लाइंट समझदार है तो वो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट लेकर चलता है हमेशा, कि उसको पता है कि मुझे 10% 20% अपना जो बजट है वो मार्केटिंग में डालना है, तो वो ऐसा इन्वेस्टमेंट लेकर चलेगा। ये जो माइंडसेट है ये मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स में बहुत देखा, उनका एक स्पेसिफिक बजट होता है, वो बोलते हैं कि अगर महीने का मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे 30,000 रुपये मार्केटिंग में डालने स्पेंड करने हैं, ताकि उसको बिजनेस और ग्रो कर सके। बट यहाँ पर लोकली जो मोस्टली मेरे से डीलिंग हुई है, अच्छे लोग भी हैं नो डाउट, बट जिनसे मैं डीलिंग करता था, हाँ, बट जिनसे मैं डीलिंग करता था उनका ये था कि 5,000 में हो जाए, 10,000 में हो जाए, हम इतना पैसा नहीं लगा सकते। बट वो ऐसा था कि वो चाहते, इतना पैसा लगाते थे, बट वो चाहते थे कि हमें 2 महीने में हम टॉप 1 में रैंक हो जाएं, तो वो पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ना के बराबर ही था। बट द थिंग इज कि माइंडसेट का डिफरेंस है लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स का, तभी आई थिंक आज के टाइम पे लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर हर एक डिसिप्लिन, उनका बिहेवियर भी काफ़ी प्रोफेशनल होता है, जिस रीज़न से मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ज़्यादा डीलिंग करें, उनसे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप प्रोफेशनल लाइफ में मेंटेन्ड हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर हो जाती है, आप कम्युनिकेशंस में भी काफ़ी ग्रो करते हो, ठीक है। ऑल ओवर जब आपको एक इंटरनेशनल क्लाइंट मिलता है तो आपको ऑल ओवर जो स्ट्रेटजी है वो पता लगती है, प्रोफेशनल बिहेवियर या आईटी बिहेवियर की जो माइंडसेट होता है वो पता लगता है। तो और यहाँ के लोकल क्लाइंट्स को तो ऐसे आप जज नहीं कर सकते, कई बार तो बहुत अच्छे क्लाइंट भी आते हैं जो जिनको बहुत टेक्निकल नॉलेज होती है, और वो हमें भी कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं। Exactly. कि हाँ ये चीज़ आप देखो, इसमें करो, या जो भी है ना, क्योंकि हर प्रेजेंस ऑफ माइंड अलग होता है। सो दैट मतलब आईटी में तो स्पेशली चैलेंजेस मिलते हैं क्लाइंट्स के साथ, है ना। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जिस क्लाइंट को नॉलेज है ना, तो वो क्लाइंट के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज द रीज़न इज़ कि उनको भी पता है कि उनकी ब्रांडिंग के साथ क्या हो रहा है, और वो एक ऐसा माइंडसेट लेकर चलते हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रही। बट जिनको मैं कहता हूँ नॉलेज नहीं होती ना, उनके साथ और मत्था खपाई होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो तो ऐसे फिर समझते हैं कि हाँ हमने आपको इतना पैसा दे दिया, हमें आज ही रिजल्ट चाहिए, आज ही हमें बिजनेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट को भी इस चीज़ के बारे में पता हो,
तो कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी मार्केटिंग में कर रहे हैं, देन उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ताकि इनिशियली दोनों मिलके प्लान कर सकें, देन उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। और ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स में काफ़ी होते हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ में रिसर्च स्टडी ज़रूर करते हैं, तो तभी उनके साथ मज़ा भी आता है। जैसे 2 चीज़ें मैंने बोली, 4 चीज़ें वो खुद बताएंगे, तो दोनों की स्ट्रेटजीज मिलके काम होती हैं, तो उस चीज़ में मज़ा भी आता है। पॉडकास्ट में ये बताया था आपको कि जितना एफर्ट एजेंसी करती है, हाँ, उतना ही एफर्ट क्लाइंट करे तो बिजनेस कहीं और ही मतलब एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है कि सारा काम हम ही करते हैं, हमें क्लाइंट का भी सपोर्ट चाहिए होता है, उनकी तरफ से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि आज के टाइम पे 2024 में मार्केटिंग का स्ट्रेटजी ऐसी है कि क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। जैसे हम रील्स ले लो, रील्स में जब तक क्लाइंट सामने इवॉल्व नहीं होगा, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी, तो कोई नहीं जानेगा कि बिहाइंड द सीन कौन है, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस ब्रांड। तो क्लाइंट को सामने आना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, तो तभी वो जल्दी ग्रो भी करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो हम पिछला जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कि आपने अपनी जर्नी को बताना है थोड़ा सा, कि फिर आपने मेरे साथ काम करने के बाद एक और कंपनी थी जिसका नाम जीरो वन एनर्जी था, उसके साथ काम किया, वहाँ पेड मार्केटिंग सीखी एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग सीखी। उसके बाद आप मतलब प्रॉपर फ्रीलांसिंग में चले गए या क्या उसके बाद क्या हुआ, मैंने 2-2.5 साल अराउंड 2.5 ईयर्स वहाँ पर मैंने काम किया, तो 2.5 ईयर्स में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली थी। तो अब एक ऐसा टाइम आ गया था, एक बिल्कुल कंफर्ट जोन आ गया था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर अगर मतलब कि नो डाउट की सैलरी भी मेरे को अच्छी वहाँ पे हाइक मिल गई थी, आगे भी वो रेडी थे और हाइक देने के लिए, बट द थिंग इज़ कि वही सब चीज़ें ना रेपिटेशंस में आ रही थी, एक तरह से एक मेरा लूप बन गया था कि सुबह जाओ ये वही करना वो सब नहीं करना। बट मैं कुछ चाहता था कि कुछ निकल के अलग चीज़ सीखूँ, तो तभी फिर मैंने वहाँ डिसीजन लिया कि अब इसको छोड़ के मुझे अलग शहर जाना है। फिर मैंने गुड़गांव जाने का सोचा कि गुड़गांव जाके मैं जॉब करूँगा, वहाँ पर जाके कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक अलग लाइफस्टाइल है, सब कुछ अलग है। बट फिर मैं वहाँ पर मूव किया 2022 में, वहाँ पर मैंने मूव किया, वहाँ जाके नई चीज़ें सीखी मैंने। देन उसके बाद अराउंड मैंने 3 मंथ्स या 4 मंथ्स वहाँ पर जॉब की थी, बट उसके बाद उनका भी कुछ पर्सनल रीज़न के कारण वहाँ पर भी पूरी टीम को उन्होंने कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया, इन द सेंस कि उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था, क्योंकि वो कुछ और करना चाहते थे, कुछ आउटसोर्स करना चाहते थे, क्या रीज़न था। हाँ, तो उसके बाद फिर 1 महीना तो मैं घर पे बैठा रहा वहाँ पर ही, जहाँ पर मैं रहता था गुड़गांव में ही रहा मैं, कुछ डिसीजन लेने के लिए कि आगे क्या करना है। फिर वहाँ पर लिंक मिलने शुरू हो गए 1-2 क्लाइंट्स के साथ, मैं जैसे फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बार मुझे इस चीज़ को हिट देना चाहिए, एक बार फ्रीलांसिंग को करना चाहिए। देन उसके बाद फिर मैंने जॉब इंटरव्यूज़ देना बंद कर दिए, देन फिर मैंने फ्रीलांसिंग ही शुरू किया वहाँ पे। देन फ्रीलांसिंग करते करते जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हुए वहाँ पे, तो अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, कभी 1 महीने इनकम हो रही है, दूसरे महीने इनकम नहीं हो रही। देन मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक मुझे ये करना चाहिए। देन कुछ मतलब घर पे भी जैसे पेरेंट्स फिर थे, अकेले थे, तो मेरे को वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि फ्रीलांसिंग करना है, वहाँ पर कुछ अभी सेटअप ऐसा बन नहीं रहा। देन मुझे वापस ही आना चाहिए अपने घर। देन फिर मैं अपने घर लुधियाना वापस आया। देन यहाँ पर आके फिर मैंने प्रॉपर सारा, क्योंकि घर पे एक ऐसा माहौल था कि हाँ थोड़ा सा मतलब कि अच्छा माहौल हो गया, एक इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया, वहाँ पे घर वाले भी पास थे, मॉम डैड भी साथ में है। देन वहाँ पर फिर मैंने सारा फोकस अपना इस काम के ऊपर ही किया कि मुझे फ्रीलांसिंग ही सारा करना है। देन चलो वो धीरे धीरे जैसे कॉन्टैक्ट्स बनते गए, मैंने काम करना शुरू किया फ्रीलांसिंग के ऊपर। और आज अभी फिर वही कर रहा हूँ, अभी तक फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। अभी तो काफ़ी अपग्रेड सारी चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों का अपडेट काम शुरू किया अभी। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं। ठीक है। सो दैट आपने अभी मैंने फिलहाल ही आपसे पूछा था कि पेड मार्केटिंग करने के बाद आप फनल पे गए। फनल क्या चीज़ है, क्या नहीं, आप प्लीज़ अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि फनल क्या चीज़ है और वो कैसे बिजनेस में ग्रेजुअली हेल्प करता है, क्योंकि ऑटोमेशन का ज़माना है। ऑटोमेशन अगर आप किसी बिजनेस को लेकर आपकी वेबसाइट है तो उसको ऑटोमेटेड तरीके से कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं कि आपकी प्रेजेंस नहीं भी हो तो वहाँ से लीड जनरेट, तो फनल इसमें हेल्प करता है, फनल अलग चीज़ है कुछ? फनल इंट्रोड्यूस मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि जब मैं पेड मार्केटिंग करता था, लाइक जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स चला रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर मैं क्या करता था, सिर्फ मैंने जैसे एड्स मैनेजर में गया, उनकी एड्स लगा दी, तो मेरी ड्यूटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती थी कि मेरा काम था सिर्फ एड्स लगाना, लीड्स आए ना आए
तो उसके ऊपर काम मैं नहीं लेता रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट धीरे धीरे जैसे क्लाइंट से बात होनी शुरू हुई, वो बोलते लीड्स नहीं आ रही। देन फिर मैंने चेक करना शुरू किया कि फेसबुक की मैंने सारी स्ट्रेटजीज चेंज करनी शुरू कर दी। देन कुछ लीड्स आती थी, कुछ लीड्स नहीं आती थी। देन फिर मैंने किसी की जैसे वीडियोस देखी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यूट्यूब ही मेरी यूनिवर्सिटी थी। देन वहाँ पर फिर मैंने थोड़ा फनल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया कि आप फेसबुक एड्स तो चला देते हो, बट बैकएंड में अगर आपका फनल ही सेट नहीं है, मतलब कि फेसबुक के थ्रू अगर वेबसाइट पे कोई आया है, देन आने के बाद वो मिसलीड हो रहा है, मिसगाइड हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। अगर वही क्लाइंट का सेटअप नहीं है तो फेसबुक एड्स लाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी। देन फिर मैंने फनल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया कि क्या होता है कि अगर फेसबुक एड से क्लाइंट कोई आपके पेज पे जा रहा है, देन उसको एक डायरेक्शन कैसे देनी है कि वो जाके कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे परचेज करे। अब एग्जांपल ले लो, गूगल मैप है, अगर यहाँ से आपको जलंधर जाना है, देन स्पेसिफिक आप एक मैप लगाओगे, ठीक है। अगर मैप लगाने के बाद अगर आपको पता ही नहीं है कि जलंधर जाने का रास्ता क्या, आप मैप ही नहीं देख रहे हो, आप चले गए, किसी से पूछ के आप चले गए, बट आपको वो मैप का डायरेक्शन ही नहीं पता, तो आपको कहीं भटक जाओगे आप। तो यही जर्नी होती है फनल की। फनल में क्या होता है कि बैकएंड हम सारा रेडी करते हैं, उनका लैंडिंग पेज बनाते हैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को लेके। अच्छा, मैं आपको लैंडिंग पेज से क्लियर कर दूं कि ऑडियंस का काफी ऑडियंस को पता नहीं था कि टेक्निकल टर्म क्या होती है, लैंडिंग पेज क्या चीज है। अब इन्होंने बोला लैंडिंग पेज, तो लैंडिंग पेज ये है कि किसी भी डोरवे के थ्रू अगर कोई जैसे सोशल मीडिया पे आपने लिंक डाला हुआ अपनी वेबसाइट का, ठीक है, और यूजर उस पर लैंड कर रहा है, वहां से लैंड कर रहा है, तो फर्स्ट पेज जो खुलेगा वो लैंडिंग पेज होगा आपकी वेबसाइट का, ठीक है। जैसे आप एड्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एड्स पे एड्स लगाने के बाद आपको जहां पे लैंड करवाना है वो होम पेज भी हो सकता है, वो अबाउट पेज भी हो सकता है, वो सर्विस पेज भी होता है। जहां पर ऑडियंस आती है, फर्स्ट विजिट करती है, वो आपका लैंडिंग पेज है। तो प्लीज लैंडिंग पेज और थोड़ा इलैबोरेट करता हूँ कि वेबसाइट से कैसे डिफरेंशिएट होता है। वेबसाइट में तो सपोज जैसे प्रोडक्ट पेज में 10 प्रोडक्ट डाले हुए हैं, तो वो एक बंदा आ रहा है, जैसे एक आईफोन है और एक एंड्रॉयड का फोन है, अगर वो आ रहा है तो उसको एंड्रॉयड के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, आईफोन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। बट हम लैंडिंग पेज तैयार करते हैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे सपोज आईफोन है, सिर्फ हम आईफोन के बारे में ही उसको बताएंगे, और ऐसे ही हम कॉपी राइटिंग ऐसा डिजाइन बनाएंगे कि अगर कस्टमर वहां पर आए तो और उसको कुछ ना दिखे और वो आईफोन परचेज करके ही जाए। तो हमारा वो सारा सेटअप होता है प्रॉपर, मतलब फनल उसको एक जाल में, हाँ, मतलब कि एक ही चीज उसको दिखानी है कि एक चीज के लिए इंटरेस्टेड है, ताकि क्योंकि इसमें ना यूजर इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। सपोज अगर वो आईफोन भी देख रहा है, एंड्रॉयड भी देख रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है क्लाइंट कि मुझे क्या लेना है, तो वो दोनों में कंफ्यूजन में वो डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है वहाँ पे क्लाइंट की। देन फिर हम लैंडिंग पेज में सिर्फ एक ही चीज दिखाते हैं, अगर आप इस चीज के लिए आए हो तो आप इसका डिसीजन लेके जाओ। देन वहाँ पे वो क्लिक करता है, देन साथ में पेमेंट गेटवे ओपन होता है, पेमेंट करता है, साथ में उसको चेकआउट करके हम उसको कर देते हैं। एक ही स्क्रीन पे दिखाना है, एक ही स्क्रीन पे दिखाना है, एक ही पेज पे लोड ना हो, ताकि देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई यूजर एक पेज पे आ गया है ना, और वो उसको सारी चीजें वहीं मिल रही है, उसने पेज भी विजिट वहीं से किया है, उसने अपनी इंफॉर्मेशन भी वहीं डाली है, उसने अपना पेमेंट का जो क्लिक कर रहा है वो भी उसी के ऊपर, मतलब सिंगल पेज पे मल्टीपल टास्क हो रहे हैं। इससे मतलब यूजर का बाउंस होना के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना, बिल्कुल कि बाउंस नहीं करता यूजर, है ना, कि वहीं पे, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से टेक्निकल टर्म्स में जो जमाना आ रहा है उसमें है कि आप एक मिनट भी वेट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप कुछ रील बना रहे हैं ना, रील देख रहे हैं, तो आप 15 सेकंड से ऊपर कुछ देखना नहीं चाहते। पेशेंस लेवल इतना कम हो चुका है इंसान का, जिसमें वो देखना ही नहीं चाहता रील्स को 15 सेकंड से ऊपर। इसलिए ये जो चीजें डिसाइड होती है, लैंडिंग पेज बनते हैं, तो वो वहीं पे ही पेमेंट का ऑप्शन देते हैं, ताकि वो वहीं पर ही बाउंस ना करे। वहीं पर इसमें फनल हेल्प करता है कि जैसे उसने पेमेंट वगैरह की तो हमारे पास उसका प्रॉपर डाटा आ जाता है, जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, तो फिर हम उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपसेलिंग कर सकते हैं, कुछ और चीजें लॉन्च हो रही है तो रीटारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर एक फनल का स्टेप होता है कि अगर कोई क्लाइंट आया तो उसको रिटेन कैसे करना है, उसको आगे प्रोडक्ट्स के लिए हमने कैसे उसको और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वो प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होती है इसकी। तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। एंड जब
मैंने वो किया, मैंने 2023 में इसके ऊपर करना शुरू किया। अभी जैसे कंपनीज है जैसे क्लिक फनल्स कर रही है, तो वो इसी डोमेन के ऊपर काम कर रही है, तो ये ट्रेंड ही वहीं से शुरू हुआ है। क्लिक फनल्स, रसल ब्रंसन, इन्होंने ये प्रॉपर सारा ट्रेंड शुरू किया था। देन वहाँ से फिर अब तो काफ़ी सॉफ्टवेयर आ गया, फ्लेक्सी फनल्स आ गया, funnels.so आ गया। बट जब मैंने ये करना शुरू किया और इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मैंने देखा कि 35% लोगों की सेल्स बढ़ी है सिर्फ और सिर्फ ये फनल इंप्लीमेंट करने के बाद ही। देन आई रियलाइज कि फेसबुक एड्स ही सब कुछ नहीं होता, बिहाइंड द सीन ये फनल्स को भी प्रॉपर सेटअप करना होता है, और उसके बाद ही रिजल्ट्स जो है वो मैटर करते हैं क्लाइंट्स के लिए। जो फनल्स है वो एक्चुअल में प्रॉपर लैंडिंग पेज ही कह सकते हैं अपने एक तरीके से? नहीं, लैंडिंग पेज फनल का पार्ट है। फनल होता है कि एक स्पेसिफिक, आपने फनल देखा होगा, प्रॉपर एक फनल होता है, पेज ही हो गया डिजाइन करना एक तरीके से। फनल होता है बैकएंड सिस्टम जिसको हम फनल बोलते हैं, जिसमें हमारा सारा ऑटोमेशन आता है, डिज़ाइन आता है और कस्टमर रिटेनर आता है। मतलब कि फनल हम लेकर चलते हैं कि एक होता है टॉप ऑफ द फनल, जिसमें हम पूरी वास्ट ऑडियंस होती है, जैसे अननोन ऑडियंस होती है जिसको हम कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं, ठीक है, उनको एक फनल में इकट्ठा करना होता है, एक चीज़ में इकट्ठा करना होता है। देन आता है मिडल ऑफ द फनल के, उनको बार बार रिटेन करना, उनको बार बार बताना अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, पिच करना, वो एड्स के थ्रू करना, ब्लॉग्स के थ्रू करना, रील्स के थ्रू करना, वो अलग मीडियम आ जाता है प्रॉपर सारा। देन उसके बाद आता है बॉटम ऑफ द फनल में, जिसको हम बोलते हैं हॉट लीड्स बोलते हैं। मतलब कि आपका कस्टमर रेडी है उस चीज़ को बाय करने के लिए, आपको स्पेसिफिक चीज़ देनी है या 1-to-1 कॉल करनी है उसके साथ, जो भी कोचेस के केसेस में होता है। लाइक सपोज अगर आप कोई कोच हो, आप कोई कोचिंग दे रहे हो, ठीक है, आपका कस्टमर रेडी है, आपको सिर्फ कॉल पे जाके उसको पेमेंट करनी है, 2-4 चीज़ें बतानी है और वो आपको पैसे देने के लिए रेडी है। तो वो एक प्रॉपर फनल का स्टेप होता है कि उसको कैसे हमने प्रॉपर सारा रिटेन करना, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बीच में ऑटोमेशन आता है, ईमेल मार्केटिंग, बैकएंड सारा प्रोसेस होता है जो रेडी होता है। तो ये प्रोसेस होता है फनल्स का। देन ये करने के बाद ना रियलाइज़ कि अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो अभी 2024 है, तो अभी इसी पे आगे इसको और थोड़ी सी और इसको अपग्रेड करने की कोशिश करो, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ अभी। तो यही अभी प्रोसेस सारा चल रहा है अभी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो फनल का प्रोसेस है सिर्फ इसमें नहीं, अभी ई कॉमर्स में भी उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। मतलब कि जैसे अभी आप अमेजन में देखते हो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही पेज पे लिस्टेड होते हैं, बट अभी जैसे शॉपिफाई हो गया या बहुत सारी कम ऐसे ब्रांड्स आ रहे हैं जो एक ही प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं सेल्स के लिए, तो उसमें भी फनल्स ही बैकएंड में प्रॉपर सारा प्रिपेयर कर रहे हैं, चल रहा है अभी। सेल्स फनल्स हो गया, लीड जनरेशन फनल्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। यानी कि अगर आप अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक ऐसा पर्सन जिसको डिजिटल मार्केटिंग आ रही है वो इनफ नहीं है, आपको फनल मार्केटिंग का भी पर्सन चाहिए जो उसको सेल्स को परफॉर्मेंस में डबल कर दे, ये चीजें में डबल कर दे। एड्स आना ही सिर्फ आप सेल्स बढ़ाने, एड्स ही मतलब एक जरिया नहीं है सेल्स इंक्रीज करने का। फनल मार्केटिंग और ये ऑटोमेशन ये सब भी पार्ट है इसका, तभी आप सेल्स जनरेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, है ना। सो दैट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक छोटे से छोटा पॉइंट हमको लेके चलना चाहिए कि अगर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो एड्स के साथ साथ ये चीजें भी करनी जरूरी है। जरूरी, एक्जैक्टली, ये भी चीजें जरूरी हैं। और साथ साथ में मैं कहता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग भी जरूरी है, क्योंकि ये तो एक सपोज एजेंसी संभाल रही है फनल्स का, जैसे एस्पेक्ट मैं संभाल रहा हूँ, बट अगर आप एक एज अ इंस्टाग्राम यूज़ करो तो आपको रोज़ रील्स में भी अपडेट करना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ चीज़ें लेके अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना शुरू करो कि बिहाइंड द सीन्स आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस किस चीज़ के लिए है। तो इसी से ही आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग $multi-million की कंपनीज बना लेते हैं सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ सेल्स जनरेट करना कोई मुश्किल नहीं है, इट्स ईजी। थिंग इज कि आपको फ्रंट कैमरा आना पड़ेगा, ऑन कैमरा आगे सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, एंड यू नीड समवन जिसके साथ आप कोलैबोरेट करके सारी चीज़ें कर सको। और हैंड टू हैंड होके ही होता है कि सारा काम क्लाइंट भी नहीं कर सकता और सारा काम एजेंसी भी नहीं कर सकती है, देन दोनों का कोलैबोरेट होके ही ये सारी चीज़ें होती हैं जो पॉसिबिलिटी है। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा ऑल ओवर। और आप इसमें एक्सपर्ट नहीं कह सकता, बट मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मेरे लिए भी नई चीज़ें हैं रोज़ इसके ऊपर। अगेन वही चीज़ है कि रोज़ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, नई नई चीज़ें ट्रेंड में आती है, मार्केट में आती है, तो वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे नई चीज़ें आ जाएगी, अभी AI लॉन्च हो गया, अभी लोगों को लग रहा है कि AI जॉब्स ले जाएंगी, बट अगर आप उनके साथ कोलैबोरेट होकर काम नहीं करोगे, आपका काम आसान होगा। मतलब थिंग इज कि AI आपका काम और आसान करता है, आपकी जॉब नहीं खा रहा AI, आपका काम आसान कर रहा है। जैसे अगर आपको एक सपोज ब्लॉग लिखना है ना, अब आप ब्लॉग लिखने के लिए एक तो वो लोग हैं जो प्रॉपर AI पे डिपेंड है, एग्जैक्टली, कि वो सोचते हैं कि AI से मैं कंटेंट राइट करूंगा, फ्रीलांसिंग बहुत
मोस्ट ऑफ केस में फ्रीलांसर जो है यही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, उसको ह्यूमनाइज करते हैं एंड देन वो सेंड कर देते हैं। बट आपको एआई का यूज करना ही नहीं आ रहा। एआई में आप ब्लॉग की सिर्फ आउटलाइन ले लो उससे, आप उससे सजेशन ले लो, ठीक है, ब्लॉग की सब हेडिंग्स के सजेशन ले लो, बट अंदर का जो कंटेंट है वो आपको ही लिखना चाहिए, ठीक है। एक ह्यूमनाइज कंटेंट होता है, एक एआई होता है। एआई काम कैसे करता है, एआई किसी भी सर्च के इंडेक्स को, जस्ट सपोज कि आप लिख रहे हैं हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, अब ये आपका एक टॉपिक है, ओके, अब इस टॉपिक पे आप एआई से कंटेंट राइट करवा रहे हो, तो उसने क्या किया, उसने इंडेक्स को कॉपी करके अपने डेटाबेस में डाला हुआ है। जैसे इंडेक्स कैसे कह सकता हूँ मैं, गूगल का सर्च इंडेक्स, उसको कॉपी किया हो, वहां से उसने आइडियाज लिए हुए और वो अपने इंडेक्स में सेव कर रखा है। वो क्या करेगा, आपने कमांड दी तो वहीं से थोड़ा बहुत उठा के आपको एक ब्लॉग बना के दे देगा, बट वो ब्लॉग डुप्लीकेसी में आएगा, ऑलमोस्ट डुप्लीकेसी में आएगा, क्योंकि सेम लैंग्वेज, सेम ग्रामर, सेम कुछ सब कुछ है। तो अब हमें इसका यूज कैसे करना वो तो हम पे, हमारे ऊपर है। और लोग कह रहे हैं कि एआई सब कुछ खा जाएगा, जॉब खा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई ह्यूमन को मतलब क्वेश्चन करने के लिए है, एग्जैक्टली, है ना, मतलब कि वो आपका एक तरह से गाइडेंस है कि सपोज मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि अभी जैसे मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ तो मैंने उसको स्ट्रक्चर बताया कि मुझे फनल्स के ऊपर ब्लॉग लिखने, उसने मेरे को 40 आइडियाज दे दिए कि आप इसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो। मैंने क्या किया, एक एक ब्लॉग का टॉपिक उठाया, मैंने उसके ऊपर प्रॉम्प्ट्स डाले। प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग होती है एक, मतलब जिसमें स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स डालते हो। ये भी कोर्सेज हो रहे हैं आजकल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाँ, ये भी कोर्सेज हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि मुझे ऐसा ब्लॉग चाहिए, इसके रिलेटेड चाहिए, इस लैंग्वेज में चाहिए, पर्सनलाइज करके चाहिए, तो वो मुझे पर्सनलाइज करके वैसे दे देता है। तो उसके ऊपर फिर मैं अपना टच डालता हूँ, मतलब 80% काम वो मेरा कर रहा था, मेरा सिर्फ 20% काम रहा था करके मुझे उसको पब्लिश करना। और वो बिल्कुल ही बिल्कुल नेचुरल ब्लॉग लगता है कि जैसे मैंने खुद ही उस चीज़ को लिखा हो। तो द थिंग इज कि हमें उस चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए। अब ऐसे करते करते मैं अराउंड 40-50 ब्लॉग्स अपने आराम से मैं निकाल सकता हूँ। अभी मैंने 5 ब्लॉग्स लिखे हैं, सारी इसी के रिलेटेड निकले, सब पर्सनलाइज चीज़ें करके निकले। जैसे अगर अब मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँ कि अब तो आपको राइटर की जरूरत नहीं है, आप खुद लिख सकते हो ब्लॉग। नहीं, राइटर की ज़रूरत पड़ती है इन द सेंस कि उस चीज़ को करेक्ट करना, कई बार वो ग्रामर्स को ऊपर नीचे कर देता है, ठीक है, उसको राइटर्स की अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि उसको कैसे उसको डेवलप करना और प्रोफेशनल कैसे करना, उसको राइटर्स की जरूरत वहाँ पर पड़ेगी। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ग्रामर और इन चीज़ों की नॉलेज है, तो आप उस चीज़ को, हाँ, मैं पर्सनली मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पर्सनली मैंने एक्चुअली थोड़ा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम किया हुआ है। तो मैं उसके ऊपर प्रॉम्प्ट्स उसको मैं ऐसे दे देता हूँ कि सीम्स लाइक वो मेरे लिए राइटिंग के लिए काम कर रहा है। एक तो पहले वो मेरे को मॉडल स्ट्रक्चर करके दे देगा, फिर इन बिटवीन सारी चीज़ें हम दोनों बैठ के, मैं और एआई बैठ के हम काम करते हैं, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है। जो हम सीख रहे हैं, जो हम अपडेट कर रहे हैं, कहाँ से अपडेट हो रहे हैं हम, वो सब आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू अपडेट मिलता रहेगा। तो आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ डे टू डे, ईयर्स टू ईयर्स। थैंक यू सो मच। अभी हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाते रहेंगे, नई जैसे हम जर्नल डिस्कशन करते हैं, सो दैट कि आपको भी पता लगता रहे कि बिहाइंड द सीन्स क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं।